हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग आज से घटना चक्र का पूर्वालोकन देखते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी पीसीएस हो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। तो पहले क्या है यहाँ पे, तो ये है पाषाण काल। तो आज हम लोग पाषाण काल देखते हैं। यहाँ पे प्राचीन हिस्ट्री, मध्य हिस्ट्री और आधुनिक हिस्ट्री सारे को दिया हुआ है। चलिए एक एक करके कंप्लीट करते हैं। तो पाषाण काल का देखते हैं हम लोग पहले। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? तो ये प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु उसके उसके अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण उससे कोई निष्क्रिय नहीं निकलता। जब से लिखित विवरण मिलते हैं वह ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक जब से लिखित विवरण मिलता है ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहास के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता तथा आदि इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आहार जोड़वे आदि आती हैं। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है पूर्व पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को तीन कालों में विभाजित किया गया है। ये हो गया पूर्ण पाषाण काल मतलब कोड हो गया, उपकरण हो गया, हस्त कुठार हो गया, खंडक एवं बिदारनी हो गया। मध्य पूरा पाषाण काल में हो गया फलक उपकरण तथा उच्च पूरा पाषाण काल दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी जो कि पाकिस्तान से चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदूरे अतीर पक्कम में हेड एक्शन संस्कृति के उपकरण प्राप्त किए गए हैं। इस संस्कृति के अन्य उपकरण क्लीवर इसके पर आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक तत्वविद थे, जो कि 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पल्लबरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया था। उनके मित्र विलियम किंग ने अंतरिम पक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान
अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी आर शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित हैं। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। उपकरणों का निर्माण हो गया। क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। वे प्रधानता शिकार पर निर्भर रहते थे तथा उनका भोजन मांस तथा कंदमूल हुआ करता था। अग्नि के प्रयोग से अपरिचित रहने के कारण वे कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 से लेकर 68 ईस्वी में हुई, जब आर्कीवेल्ड कार्लाइन ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले। मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार हैं। भारत में मानव स्थित पंजर सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डी, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्यपाषाण कालीन महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सी प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा सराय, नाहरराय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 गो मानव का सावधान ज्ञात हुए हैं। इस सावधान में से
से 5 सावधान युग्म सावधान है और एक सावधान में 3 मानव कंकाल एक सावधान में हो गया 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष सावधानों में एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 गो मानव का कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाया गया है। कहाँ से मिला है? सराय नहर से मिला है। हाँ, यहाँ की कब्रें समाधियों आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन और लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर पेट भरते थे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक क्षेत्र चित्रकला का श्रेय उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुए हैं। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रकों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नव पाषाण काल में प्रारंभ हुआ। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईस्वी पूर्व से लेकर 7000 ईस्वी पूर्वी मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ से 65,000 ईसा
ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था चीन के यांगतजी नदी घाटी श्रेणी में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया जाता था। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया है। बाजरा 5500 ईस्वी चीन में सोरधम 500 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में ईरान में 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जय 23000 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफ कराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफ कराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात हो गया कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाणकालीन पूरा स्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिकलिहल उतनूर आदि स्थानों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के जले अवशेष हैं। आग का उपयोग नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक सांस्कृतिक या कैल्कोलिथिक कल्चर कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाण युग की बस्तियां दक्षिण
दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई है। ये हैं आहार, बालाथर, बागोर, ओजियाना एवं गुलिंद हो गया। ये पुरास्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। बनास संस्कृति भी कहता है। आहार का प्राचीन नाम ताबवर्ती अर्थात तांबा वाली जगह है। गिलूद बालायत ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। आहार के पास गिलूद में मिट्टी की इमारत बनी है, किंतु कहीं पे पक्की ईंटें भी लगी हुई है। गिलूद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। आहार संस्कृति 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृति से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल वो काले लेप के मृद भार बने हैं, वहीं यहाँ पर इसे लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृद भार परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा कायथा एरन और नवदा टोली प्रमुख स्थल हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पूरा स्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD सांकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी बांस एवं फूल के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृद भार लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। कायथा संस्कृति जो कि हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृद भारों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जो अत्यंत छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपने मृद भारों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन की तथा पश्चिम महाराष्ट्र में एनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरास्थल है अहमदनगर जिले में जोरबे निवासा और दैमाबाद पुणे जिले में चंदौली सोनगांव इनाम गांव प्रकाश और नासिका ये सभी पुरास्थल जोरबे संस्कृति 1400 से 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व
पूर्वी के हैं। अब तक ज्ञात 200 जोड़वे स्थलों में गोदावरी का दायमाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 4,000 लोग रह सकते हैं। नेवासा जोड़वे संस्कृति स्थल से पटसन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। टोटीदार पात्र परंपरा जोड़वे संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोड़वे संस्कृति के नेवासा दैमाबाद चंदोली इमाम गांव आदि पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रख कर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े कच्चे मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। पाश्चात्य की अवस्था 1300 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व में 5 कमरों वाले एक मकान मिले हैं, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। इनाम गांव में 1300 से अधिक घर एनसीईआरटी के अनुसार 100 से अधिक और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। यहाँ पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहाँ से अन्नागार भी मिले हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के राजर ढीबी और बीरभूम जिले में महिषदाल उल्लेखनीय ताम्रकालीन स्थल है। कुछ अन्य पुरास्थल जहाँ खुदाई हुई वे हैं बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडी तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहना। बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग टोटी जलपात्र गोरीदार तस्तरियाँ और गोरीदार कटोरे बनाते थे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्य महाराष्ट्र और अंतर रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालन और कृषि करते थे। वे गाय भेड़ बकरी और भैंस रखते थे और हिरन का शिकार भी करते थे। यहाँ से ऊँट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मुख्य अनाज गेहूं और चावल के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। ताम्रपाषाण युग
ताम्रपाषाण युग के लोग शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे, निसंदेह ही बड़े दक्ष थे। और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे, और पत्थर का काम भी ये लोग जो है ना ताम्रपाषाण के लोग अच्छा करते थे। वे कॉर्नेलियस स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियाँ मिली है। महाराष्ट्र में कपास और में सेमल की रुई के बने धागे भी मिले हैं। इनाम गांव में कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्ति, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा की प्रतिरूप है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली से बनी मिट्टी की वृषण मूर्ति कलाएं यह सूचित करती है कि वृषण सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेबोसा बस्तियों में कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उसे दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में रखा जाता है, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम की दिशा में पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान एक्सटेंडेड बड़ियल प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शन बड़ियल चलता था। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुगेरिया से प्राप्त हुआ है। उसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। कायथा के एक घर में तांबे के 28 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ी पाई गई है। इसी स्थान से स्टेटाइट और कॉर्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। गणेश्वर स्थल राजस्थान में खेतरी में ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी पिकलीहल संगलन कल्लू मस्की हल्लूर आदि से ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिण भारत में कृषक की अपेक्षा चारवाहा संस्कृति का अधिक प्रमाण मिलता है। भारत में सर्वप्रथम 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को
पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाजन के रूप में गठित किया गया था। वर्ष 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था, जो कि 1902 में जॉन मार्शल ने कार्यभार ग्रहण की। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो क्या है, तो ये रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो ये हो गया भूगर्भ वैज्ञानिक थे, ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। हाँ, तो इनके बारे में, रॉबर्ट ब्रूस के बारे में जानते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था? यह क्या था? थॉमसन ने किया था। उसके बाद उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था? ये हो गया था मध्य पाषाण काल से हुआ था। मध्य पाषाण काल के ये हो गया था मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से भी मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है? ये हो गया आदमगढ़ हो गया। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से हुए हैं? तो ये हो गए हैं मेदहा से हुए हैं और सराय नहर से हुए हैं। सराय नहर। तो यहाँ पे देखते हैं मध्य पाषाण कालीन मदहा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। ये बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा मदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हुए हैं सराय नहर राय से हो गया। उसके बाद ये हो गया मदहा से हो गया। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ पे? तो ये मिले हैं दमदमा से मिले हैं। तब इसके बारे में देखते हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय मदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 को मानव सावधान ज्ञात हुए हैं। इस सावधान में से 5 सावधान युग्म सावधान है और एक सावधान में 3 मानव कंकाल एवं एक साथ दफनाए हुए मिले हुए हैं और शेष में एक गो कंकाल है।
खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ पे हुई थी? नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में हुआ था। खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। उसके बाद भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था? तो ये मिला था नर्मदा घाटी में मिला था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित है। हथनौरा होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ था। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोन द्वारा किया गया था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे कहाँ? नर्मदा घाटी से हुए थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो ये हो गया जौ था। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से आठ खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया था। जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जय। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देशों में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इसी क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाए गए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिला लहुरा देवी से मिले। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे, कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से हुए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये हो गया मेहरगढ़ से हुए थे। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये हो गया मेहरगढ़ से हुए थे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से मिले हैं। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणित तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में है। निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो ये बागोर में से मिले हैं। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिला है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को आहर सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कौन हो गया? आहरवासी तांबा गलाना जानते थे। तांबा गलाना जानते थे। तो हाँ, जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं। ये गलत है। हाँ,
उसके धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ था। उसके बाद यहाँ पर से काले लाल रंग के मृदभार मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। तो ये हो गया, कौन सा हो गया? तो ये ए हो गया। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति के लोथर संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नबदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नबदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने किया था। नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नबदा टोली मध्य प्रदेश में है। बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। कहाँ से की गई थी? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई थी। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इस समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहत्पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला कहाँ से मिला है? संगनकल्लू से कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित है। संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरा स्थल से राख के टीला मिले हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका हो गया गुफाओं के शैल चित्र के लिए हो गया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणस्थलियों की पहचान की गई है जा चुकी है, जिसमें से 133 चित्र पाए गए हैं। निम्न में से कौन स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो हो गया भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका की कहाँ? अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुआ? तो भीमबेटका से हुआ। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो कौन थे? तो हो गया B.S. बांकर ने किया था। बांकर ने किया था। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 ईस्वी में B.S. बांकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रकला को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को किसने किया था? तो डॉक्टर विष्णुधर बाकनकर ने दिया था। गैरिक मृदभार पात्र OCP का नामकरण हुआ था। कब हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था।
ताम्रस्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे। ये हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नौवासा दैमाबाद कोठे चंदोली इनाम गांव आदि पुरास्थल में घरों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी हुई है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो ये बुर्ज होम में मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो ये कहाँ से में बुर्ज होम से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, कहाँ से मिला है। तो ये भी हुआ है बुर्ज होम से मिला है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तो देखते हैं। तो ये हो गया, डी हो जाएगा। बुर्ज होम नामक नवपाषाणिक पुरा स्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित हैं। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन ने किया था। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत से स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। चंद्रकेतुगढ़ हो गया टेराकोटा, और उसके वो गणेश्वर हो गया ताम्र कलाकृतियाँ। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो कहाँ से मिला है। लिखैया से मिले हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। तो ये हो गया। तो हो गया जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। नीचे दिए गए कथनों में से सही लेना है। तो ये हो गया ए और आर दोनों सही है तथा आर और ए की सही व्याख्या है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो ये हो गया किसका, संस्कृति का हो गया। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो इसे किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघन को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर में है, तो भोपाल में है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। भोपाल में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत शाही संगठन है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को मेरा ये प्रयास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।